यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से डिक्लेयर किया है और जब से ये डिक्लेरेशन हुआ है तकरीबन 30% ज़्यादा मिलेट्स का कंजम्पशन और खाने पीने में इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या मिलेट्स थायराइड के मरीज़ों के लिए हानिकारक है या फ़ायदेमंद है, और अगर हानिकारक है तो इसकी हानि कैसे कम कर सकते हैं, कौन से वाले मिलेट्स ज़्यादा हानिकारक है और थायराइड के मरीज़ों को कौन से मिलेट्स खाने चाहिए ताकि उनकी थायराइड पे उसका ज़्यादा विपरीत असर ना आए, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। मिलेट्स जो है ना, आज के इस दौर में खास करके 2023 में बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम पकड़ा है और इनफैक्ट मिलेट्स हमारे देश के और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कॉन्फ्रेंसेस में बहुत ज़्यादा टॉपिक है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा माना जाता भी है। लेकिन क्या हर एक मिलेट्स प्रॉब्लम ला सकता है थायराइड के लिए, और क्या मिलेट्स खाने चाहिए जिन मरीज़ों को थायराइड प्रॉब्लम है? तो इसके पहले मैंने वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बात की थी कि थायराइड के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वीडियोस काफ़ी लोगों ने देखे हैं, पसंद किए हैं और बहुत से ज़्यादा लोगों का प्यार भी मिला है। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मिलेट्स। जब से अंतर्राष्ट्रीय G20 में मिलेट्स को बहुत ज़्यादा फेमस किया गया है, अखबारों में और न्यूज़ में मिलेट्स काफ़ी सुर्खियों में रहा है और बड़े शहरों में जो रेस्टोरेंट्स में भी अलग ख़ास प्रकार का मिलेट मेन्यू भी आ चुका है। अलग अलग टाइप के मेन्यूज़ भी उसमें से खाद्य पदार्थ बनते हैं। बाजरे की खिचड़ी हो गई, या तो फिर बाजरे की टिक्की आ गई, या तो फिर राजगिरा की पूरियाँ, रोटियाँ, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेट्स की आ चुकी है। और इन मिलेट्स के रिलेटेड थायराइड के लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझे सवाल पूछे थे कि क्या थायराइड के मरीज़ों को मिलेट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में साइंटिफिक डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिलेट्स क्यों इतना प्रचलित हो चुका है, मैं इसके पीछे जो फार्मिंग और एग्रीकल्चरल पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस नहीं करूँगी। डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेट्स क्यों इतना फेमस है। ऑफ कोर्स मिलेट्स को हेल्दी माना जाता है, सुपर ग्रेन में माना जाता है। क्या वजह है इसकी? सबसे पहली तो ये ग्लूटेन फ्री है, यानी कि इसमें ग्लूटेन वाला प्रोटीन ही नहीं है। जब खास करके हम बात करते हैं थायराइड के लोगों को, तो उनको ग्लूटेन प्रोटीन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसीलिए अक्सर थायराइड के मरीज़ों को ग्लूटेन फ्री खाने को ही एडवाइस किया जाता है। बाय द वे, ग्लूटेन फ्री खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मिलेट्स जो है एक ग्लूटेन फ्री में माना जाता है और इसीलिए काफ़ी ये फेमस है। साथ ही साथ मिलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर है और ख़ास करके इनसोल्यूबल फाइबर, तो इसके वजह से क्या होता है, ये आपके वज़न को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और इसीलिए मिलेट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। वेट वॉचर्स और जिन लोगों को अपना वज़न कम करना है, ओबेसिटी, मोटापा से बचना है, उनमें भी मिलेट्स काफ़ी फेमस हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये इनसोल्यूबल फाइबर है, जैसे ही आप उसको खाते हैं आपके शरीर में एक अच्छा प्रोबायोटिक की तरह काम करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा अच्छे वाले बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है। और साथ ही साथ इनसोल्यूबल फाइबर होने की वजह से ये आपको कब्ज़ जैसे प्रॉब्लम से बचाता है। अब वैसे भी थायराइड के मरीज़ों को कब्ज़ का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वैसे केसेस में भी मिलेट्स को खाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए भी मिलेट्स काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ मिलेट्स जो है इसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाने में कहते हैं। यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यही होता है कि जब आप ये खाना खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर
बहुत तेज़ी से बढ़ता नहीं है, ज़्यादा स्पाइक अप नहीं होता है। और क्योंकि मिलेट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, इसके वजह से शुगर का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। और ये भी एक वजह है जो डायबिटिक के लोग बहुत ज़्यादा मिलेट्स को खाते हैं। वैसे भी भारत पूरे विश्व में डायबिटीज़ कैपिटल में माना जाता है, और इसी की वजह से ज़्यादा अगर डायबिटिक लोग ये खाना खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर में स्पाइकअप उतना नहीं होता। ये भी एक वजह है, मिलेट्स काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ मिलेट्स के अंदर खुद में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, विटामिन्स है, न्यूट्रिशंस है, फिर इसमें कैल्शियम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है मिलेट्स में कि इसका जो प्रोटीन है ये कंप्लीट प्रोटीन में नहीं आता, इसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसकी कमी होती है। तो ये सब वजह है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके वजह से मिलेट्स को सुपर फूड, सुपर ग्रेन के में हम मानते हैं। अब जानते हैं कि कौन से मिलेट्स बाज़ार में अवेलेबल है। लिस्ट अगेन काफ़ी बड़ा है। जो फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ में आते मिलेट्स हमारे भारत देश में है वो है, सबसे पहले वो है बाजरा, जिसको पर्ल मिलेट कहते हैं। दूसरा है जवार, जिसको सोरगम कहते हैं। तीसरा है सांवा, जिसको बार्नयार्ड कहते हैं। फिर है फिंगर मिलेट्स, जिसको हम रागी के नाम से जानते हैं। और एक है फॉक्सटेल मिलेट, जिसको कोकम के नाम से जानते हैं। तो ये सभी मिलेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशंस में आते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? जब हम मिलेट्स इतना फ़ायदेमंद है तो दिक्कत कहाँ पे है? तो दिक्कतें कुछ हैं। ऐसे ही मिलेट्स थायराइड के साथ में प्रॉब्लम में नहीं आ जाता, कुछ तो साइंटिफिक वजह रहेगी, है ना। तो क्या है वो साइंटिफिक वजह? तो सबसे पहला, जो मिलेट्स जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटी न्यूट्रिएंट्स है। जी हाँ, एंटी न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? जब ये मिलेट्स को आप खाते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, केमिकल जैसे कि टैनिन है, फाइटेट है, ऑक्जेलेट है, क्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इनहिबिटर है। और ये 4-5 जो केमिकल है ना, ये एंटी न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। खास करके पर्ल मिलेट यानी कि बाजरे में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्जेलेट पाया जाता है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग बाजरा खाते हैं उनको किडनी के पत्थरी यानी कि किडनी स्टोन्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है फाइटेट यानी कि फाइटिक एसिड। ये फाइटिक एसिड सबसे बड़ा एंटी न्यूट्रिएंट में माना जाता है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम करता है, जैसे ही आप कुछ भी खाना पीना खाते हैं उसमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। ये जो फाइटिक एसिड जो है वो विटामिन्स और न्यूट्रिशन को वहाँ पे अटैच हो जाता है, उसको बाइंड कर लेता है, और उसके वजह से आपकी जो पाचन तंत्र जो है वो इन न्यूट्रिशन को सही मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसके वजह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन्स की कमियां काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है, वो है फाइटिक एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट, और ये मिलेट्स में काफ़ी ज़्यादा में पाया जाता है। दूसरा प्रॉब्लम है हाई फाइबर। देखिए, वैसे तो फाइबर बहुत अच्छा है, हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि फाइबर होने की वजह से आपको मोशन अच्छे रहते हैं, कब्ज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, वज़न आपका कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऑफ कोर्स ये जो मिलेट्स जो है उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो पचता है और हज़म भी होता है। और इसी की वजह से, क्योंकि स्लो डाइजेशन होता है, बहुत से लोग जिनको इंटेस्टाइन और पाचन तंत्र की बीमारी है उनको मिलेट्स आसानी से हज़म नहीं होता। खास करके जब हम थायराइड की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसके वजह से भी बहुत सारे थायराइड के लोग मिलेट्स को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये दूसरी मेजर वजह है। तीसरा प्रॉब्लम मिलेट्स में ये है क्योंकि मिलेट्स को गोइट्रोजेनिक माना जाता है। अब क्या होता है गोइट्रोजेनिक? जो भी खाने पीने अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि को बड़ी होने में, यानी कि साइज़ में बड़ा, एबनॉर्मली बड़ा, यानी जिसको हम गोइटर कहते हैं, उसमें अगर बढ़ावा करता है तो ऐसे खाद्य पदार्थों को हम गोइट्रोजेनिक फूड कहते हैं। मिलेट एक गोइट्रोजेनिक फूड में माना जाता है
क्योंकि मिलेट्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स सही मात्रा में आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जी हाँ, आयोडीन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है और आयोडीन थायराइड हार्मोन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा में गड़बड़ है, कम है या ज़्यादा है, दोनों ही प्रॉब्लम लेके आ सकती है। क्योंकि मिलेट्स आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम दुविधा लाता है, इसके वजह से इसको गोइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थ में माना जाता है और इसके वजह से बहुत से लोगों को गोइटर जैसी समस्या आने की भी शिकायत होती है। बाय द वे, गोइटर क्या होता है, किससे ज़्यादा होता है, क्या लक्षण होता है, क्या इसका इलाज करना ज़रूरी है, क्या गोइटर खुद से ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल में सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको गोइटर की समस्या है तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो एक तीसरी वजह थी मिलेट्स के वजह से, वो है गोइट्रोजेनिक मिलेट। चौथा पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे खास मिलेट्स है जो आपकी थायराइड हार्मोन की जो दवा जो होती है लिवोथायरॉक्सिन, उसके एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम करते हैं। तो ये 3-4 वजह है जिसके वजह से मिलेट्स को थायराइड के रिलेटेड टॉपिक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लेके आता है लोगों के लिए कि क्या ये खाना सही है या खाना गड़बड़ है। ठीक है, 3-4 वजह जो थी जो मिलेट्स को खाने में खास करके थायराइड के मरीजों के लिए फेवर नहीं करती। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप मिलेट्स नहीं खा सकते? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, डेफिनेटली खा सकते हैं। इनफैक्ट मिलेट्स को हम एंशिएंट खाने में मानते हैं, यानी जो हमारे पूर्वज लोग खाते थे, और जो भी हमारे पूर्वज लोग खाते थे वो ज़्यादा करके प्रोसेस्ड नहीं था और वो सेहत के लिए अच्छा था, और इसीलिए मिलेट्स को भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और इसको लोग बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव में मानते भी हैं। डेफिनेटली मिलेट्स खा सकते हैं। कौन से मिलेट्स थायराइड में खाए जाते हैं और उसको कैसे अच्छे से अब खाने का उसका तरीका है ताकि आपको मिलेट से प्रॉब्लम ना आए, वो भी हम अभी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेट्स खाना चाहिए? देखिए, एज़ पर ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके हिसाब से जो भी व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव लाइफ नहीं है, सेडेंट्री जैसी ज़िंदगी जीता है, उनको दिन में तकरीबन 250 से 270 ग्राम्स तक का सीरियल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एज़ पर देम 1/3 यानी कि 90 ग्राम तक मिलेट आप दिन में खा सकते हैं, और ये 90 ग्राम को आप दिन में 2-3 बार में डिस्ट्रीब्यूट करके भी खाया जा सकता है। तो ये है रिकमेंडेशन। ठीक है, जब हम मिलेट्स को खाने की बात करते हैं तो कौन से मिलेट्स थायराइड के मरीजों को खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए? जो नहीं खाने चाहिए उसमें सबसे पहली लिस्ट आती है बाजरा, यानी कि पर्ल मिलेट। बाजरा के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया जिसमें मैंने सिर्फ बाजरे के ऊपर ही डिस्कशन किया है। आप चाहे अगर आपको ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला बाजरा आपको अवॉइड करना है, और दूसरा उसके बाद की लेस सीवियरिटी में आता है वो है ज्वार यानी कि सोरगम। ये दोनों मिलेट्स आप थोड़ा हो सके तो अवॉइड कीजिए या तो फिर कम खाइए, और अगर आप खाना चाहते हैं तो भी कब खाएं वो भी मैं बताती हूँ। कौन से मिलेट्स ज़्यादा करके खाए जा सकते हैं, उसमें आ जाती है रागी या तो नाचनी, और आता है मोरियो, और आ जाता है ककुम। ये तीनों मिलेट आप अच्छे से खा सकते हैं। अब क्योंकि मिलेट के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट है तो इसकी असर हम कैसे कम करें और कैसे मिलेट्स आप आपकी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मिलेट्स खाना है तो अचानक से रातों रात ये मत निश्चय किए कि कल से हम सिर्फ मिलेट से खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में मालन्यूट्रिशन हो सकता है। तो मिलेट्स को आप डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जब आप मिलेट्स खाने पसंद करते हैं तो आपकी शुरुआत लाइट मिलेट से कीजिए जो इजी टू डाइजेस्ट होता है। तो उसमें रागी और ककुम और मोरियो बहुत ही ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है। थोड़ा दुविधा और थोड़ा प्रॉब्लम लाता है डाइजेशन में, वो है ज्वार और बाजरा। तो इसको आप ग्रेजुअली बाद में ही इंट्रोड्यूस कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। तीसरा पॉइंट,
अगर आपको मिलेट्स खाना है तो मिलेट्स के अंदर जैसे ही स्प्राउटिंग होती है, यानी उसमें जब बीज फूट के बाहर आते हैं, या तो जर्मिनेशन होता है, फर्मेंटेशन जब उसके अंदर आथा आता है, जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो इसके अंदर के एंटी न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाती है। यानी आप कच्चे फॉर्म में मिलेट्स हैं ये सब प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसको आप फर्मेंट कर सकते हैं, या तो आप उसको स्प्राउट कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में स्प्राउट किए हुए मिलेट्स के आटे भी आते हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एंटी न्यूट्रिएंट को थोड़ा डेफिनेटली कम ही रखता है। चौथा, अगर आप पूरा होल मिलेट अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप कम से कम 8 से 10 घंटा वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी के अंदर भिगो के रखिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर के जो एंटी न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है, खास करके फाइटिक एसिड का कंटेंट, वो थोड़ा कम हो जाता है। और 8-10 घंटा ओवरनाइट भिगोने के बाद में जब आप मिलेट को लेते हैं तो उसमें जो बना हुआ जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसको भी आप निकाल के फेंक दीजिए, और नए पानी में ही मिलेट्स को आपको कुक करना है। अब जब हम कुकिंग की बात करते हैं, क्योंकि मिलेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर है, इसके वजह से ज़्यादा पानी आप रखिएगा मिलेट्स को जब आप पकाते हैं, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा पानी को खींचता है। इसीलिए कम पानी में अगर आप मिलेट्स को कुक करेंगे तो आपको उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा। एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में पानी में ही आप मिलेट्स को पकाइए। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपके मिलेट के अंदर का एंटी न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम हो जाए, साथ ही साथ आपको उसका फ़ायदा भी मिले। साथ ही साथ जब आप मिलेट्स को खा रहे हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अप टाइट्रेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप नए हैं, पहली बार मिलेट्स खा रहे हैं, तो आपकी पाचन तंत्र उतनी एडजस्ट नहीं कर पाए। इसलिए धीरे धीरे करके ही आप मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर ऐसे तरीके से अगर आप मिलेट्स को खाते हैं तो आपको नुकसान थोड़ा कम होगा। साथ ही साथ अगर आपको हाइपोथायरॉयड जैसी समस्या है और जिसके लिए अगर आप लिवोथायरॉक्सिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे केसेस में मिलेट्स आप हो सके तो दोपहर को या तो रात के ही केसेस में खाइएगा, क्योंकि उससे आपकी जो लिवोथायरॉक्सिन की दवा है उसके एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ नहीं आएगी। तो ये सब पॉइंट्स है, अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको मिलेट्स का फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी कम होगा, और आप ग्लूटेन फ्री मिलेट का मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ मिलेट्स को ही खाएं और कोई ग्रेन्स को ना खाएं, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप आपके डाइट में चावल है उसका इस्तेमाल डेफिनेटली कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी मात्रा में स्टार्च है और कार्बोहाइड्रेट का भी काम करता है। ग्लूटेन के केस में मैं पर्सनली थोड़ा अवॉइड करने को ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ग्लूटेन प्रोटीन अक्सर थायराइड के मरीज़ों को डाइजेस्ट नहीं होता, और बहुत सी बार इसकी वजह से लीकी गट के प्रॉब्लम्स आते हैं, इंटेस्टाइन की परमिएबिलिटी में चेंज आते हैं, बहुत सी बार ऑटो इम्यून को ट्रिगर करता है। इसलिए जब ग्लूटेन की बात आती है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इससे आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे, सोच रहे कहाँ पूछे, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें आप आपके सवाल लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ते रहती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। आंसर आने में डिले हो सकता है, लेकिन आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। ठीक है, आशा है फिर हम मिलेंगे वापस। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।